नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी 2020 से ही देश भर में लागू है। हालांकि कोरोना की वजह से इसे लेकर हो रहा विरोध ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन एक बार फिर अब CAA पर मामला गरमाने लगा है और इसकी वजह बना बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा का एक बयान। सोमवार को सिलीगुड़ी में उत्तरी बंगाल के सोशल ग्रुप के साथ बातचीत में JP नड्डा ने कहा कि कोरोना की वजह से CAA में देरी हुई है, लेकिन अब इस पर फिर से काम शुरू हो गया, इसे जल्दी लागू करें। CAA को भेदभाव वाला कानून बताकर देश भर में इसका विरोध हुआ, लेकिन बंगाल में इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आर पार की लड़ाई लड़ रही। ऐसे में अगले साल वहां के चुनाव के पहले JP नड्डा के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया TMC की तरफ से ही आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका विरोध किया। इसलिए दंगल में आज मुद्दा यह कि क्या CAA पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो रहा है। कोरोना जाएगा तो CAA आएगा। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं दंगल में कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ। जहां तक CAA का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। सोमवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में CAA लागू करने को लेकर दिया गया बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का बयान राजनीति का नया संग्राम खड़ा कर रहा है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी देश भर में तनाव भड़काना चाहती है। गहलोत ने ट्वीट करके कहा, JP नड्डा का नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने को लेकर स्टेटमेंट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना से पहले भी CAA लागू करने को लेकर बीजेपी की हठ धर्मिता के कारण मुल्क में बेहद तनाव बना हुआ था और कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। अब जबकि देश कोरोना महामारी की गंभीर चुनौती से जूझ रहा है, बीजेपी इस तरह के स्टेटमेंट से उस तनाव को फिर भड़काना चाहती है। नड्डा ने बंगाल की जिस धरती पर CAA लागू करने का बयान दिया, वहीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर सीधे मोदी सरकार से मोर्चा लेती दिख रही हैं। नड्डा के बयान के बाद TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने जबरदस्त पलटवार किया। JP नड्डा बंगाल में कहते हैं कि CAA जल्द लागू होगा। बीजेपी सुन ले, हम आपको कागज दिखाएं, उससे पहले हम आपको दरवाजा दिखा देंगे। आप खुद दुविधा में है। दुविधा इसलिए कि आसाम को हम क्या कहेंगे और बंगाल को क्या कहेंगे। NRC की चलते आसाम में आज जवाब देने की स्थिति में आप नहीं रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह दिए हैं आप दोबारा NRC लिस्ट रीवेरिफिकेशन नहीं कर पाओगे। It's true that the act was passed in both houses of parliament, so it has become law. But the rules have not yet been formulated. It's the central government led by JP Nadda's party which has not formulated. The mini revolt within the BJP in West Bengal where कोरोना का कहर बरपने से पहले CAA के विरोध में देश भर में जबरदस्त हंगामा बरपा था। हफ्तों तक शाहीन बाग का धरना हुआ था। चारों तरफ आग लगा हुआ है। नड्डा के बयान के बाद एक बार फिर वैसे ही प्रदर्शनों की चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अगर वो CAA को लेकर लागू करने की फिर दोबारा से कोशिश करते हैं तो आंदोलन फिर से किया जाएगा और इस बार और पुरजोर तरीके से किया जाएगा। वो उन्होंने अगर लगता है कि चंद लोगों को गोली मारकर, चंद लोगों को जेल भेजकर, चंद लोगों के ऊपर UAPA जैसे ड्रैकोनियन कानून लगाकर हमारी कमर आंदोलन की तोड़ दी है, तो वो बहुत ही ज्यादा गफलत में है। देखिए, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब हैं, उन्होंने किस मंजर में ये बयान दिया है, किस सवाल के जवाब में उन्होंने बात कही है, ये तो इसका इल्म तो उन्हीं को होगा। लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि हमने CAA और NRC की पहले भी मुखालिफत की थी और हम इस वक्त भी CAA और NRC की मुखालिफत कर रहे हैं। CAA वैसे तो भारत में शरण लिए पाकिस्तानी
बांग्लादेशी और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है, लेकिन इसे मुसलमान विरोधी सांप्रदायिक कानून बताकर विरोध किया गया है। कानून की मेरिट पर बहस अपनी जगह है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। सीए के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को नागरिकता मिलने का अनुमान है, जिसमें अकेले 72 लाख बंगाल में। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तौसीफ खान हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वकील हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कहे जाते हैं। रतन शारदा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस से जुड़े। तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं, एसडीपीआई से जुड़े, बिहार में तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है। और हमारे साथ और मेहमान इसमें जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया, बड़ा सीधा सवाल। बंगाल के चुनाव में तो अभी 1 साल है, बिहार में सीए नहीं बोल रहे, बंगाल में जाके बोल रहे। गौरव जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं बंगाल में तो अभी 1 साल है चुनाव में, चुनाव बिहार में हो रहा है, प्रचार बिहार में हो रहा है। आप सीए लाएंगे, ये बिहार में नहीं बता रहे, लेकिन बंगाल में बता रहे। देखिए, सबसे पहले तो ये कानून है ना, ये पूरे देश के लिए है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल कोई भारत से बाहर है। दूसरी बात, आप गलत है। तब श्री राजनाथ सिंह जी ने सीए की बात बिहार, और गर्व है भारत को कि जो अल्पसंख्यक थे 3 देशों में, जहां बहुसंख्यक जो है मुसलमान है, वहां पे प्रताड़ित किया जाता था 6 धर्मों के लोगों को। उनके लिए इस सरकार ने उचित कदम उठाए। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है, मेरा ये बड़ा सवाल है कि क्या रोहित जी, जो संसद में कानून पारित होगा उसको माना नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी द्वारा? हमारी प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही, भारत का मुसलमान बिल्कुल चिंता न करे, उनका कोई हक नहीं लिया जा रहा, तो विरोध किस बात का? तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून पे रोक नहीं लगाई है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ये चाहते हैं कि जो एक धर्म विशेष से जुड़े लोग हैं, ये लोग बैसाखी पे चलते रहें। और मैं इतना ही कहूंगा, क्यों ऐसा है आप मुझे बताइए कि जब एक कानून पारित हो गया, उसके बाद दिल्ली में दंगे करवाए गए, 55 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की जान चली गई। शाहीन बाग के प्रदर्शन को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा यह अनुचित था, यह आम जनता के लिए दिक्कत वाला था, और जो निर्धारित स्थान है वहीं पे प्रदर्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है, सीए लागू होगा, और जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां सीए की बात करेंगे। ये तो बहुत गर्व की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि इसकी बात नहीं होगी। जब किसान कानून लागू होने में कोरोना आड़े नहीं आया, तो सीए के लागू होने में कोरोना आड़े कैसे आया? हाँ रोहित जी, ये फिर विधिक प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। कानून तो ये तभी बन गया था जब संसद ने इसे पास किया और राष्ट्रपति जी ने इस पे स्वीकृति दे दी। उसके बाद इसमें रूल्स बनने हैं। रूल्स बनने में समय लगता है, और हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी भारतीय का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई हक ना मारा जाए। और जो बाहर हैं, जो अल्पसंख्यक है 3 देशों में, 6 धर्मों से हैं, उनको उनका हक मिले। अब इतना समय तो नहीं बीता कि आप कह रहे हैं कि लागू क्यों नहीं हुआ। जो आप बात कर रहे हैं किसानों के कानून की, उसमें रूल्स की बात नहीं है, यहाँ रूल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरे को एक प्रश्न पूछना है कि भारत के मुसलमानों को इस कानून से क्या दिक्कत है? आपका कौन सा हक मारा जा रहा है? और कानून शाहीन बाग की सड़कों पे पारित होगा या संसद में पारित? मैं आपका सवाल अभी जस का तस पूछ दूंगा, तौसीफ खान से भी, तस्लीम अहमद रहमानी से भी, लेकिन उसके पहले मेरा एक और सवाल है। 10 जनवरी 2020 को जब गजट में आ गया, नोटिफिकेशन हो गया इस कानून को लेके, उसके 6 महीने के भीतर नियम बन जाने चाहिए थे, लेकिन एक अखबार की रिपोर्ट कहती है, पोर्टल की रिपोर्ट कहती है कि गृह मंत्रालय फेल हुआ, 6 महीने में वो नियम कायदे इसके लिए तय नहीं कर पाया। अगर यह सरकार के लिए इतना महत्वाकांक्षी कानून था तो क्यों नहीं कर पाया? कोरोना की वजह से नहीं कर पाया, या फिर जो प्रदर्शन हुए उनके दबाव में नहीं कर पाया? रोहित जी, सबसे पहले तो ये जानकारी आपको दे दूं, समय सीमा होती है और वो समय सीमा बढ़ाने का भी अधिकार होता है। आप सब जानते हैं पूरे विश्व में कोविड एक महामारी है और भारत भी उससे जूझ रहा है। भारत ने बहुत अच्छे से उससे लड़ाई रखी है।
कुछ समय ज्यादा लग गया, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं, हम दबने वालों में से नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये वही करेगी जो देश हित में होगा। ये देश विरोधी ताकतें जो हैं उनको सबक सिखाएगी। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी तो कह रही थी कि अगर ये लागू हुआ या एनआरसी लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। ये कैसी मुख्यमंत्री हैं आप बताइए, जो संविधान की शपथ लेती है और गृह युद्ध करवाने की बात करती है। और दूसरा, ये केवल तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था मुसलमान दूध देने वाली गाय है और इसलिए मैं इसकी दुलत्ती भी खाऊंगी। तो वो तो दुलत्ती खाती रहेंगी, लेकिन हमें वो करना है जो देश हित में। ओके, हम तौसीफ खान से कमेंट लें, उसके पहले एक चीज बता देते हैं। लगातार आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सवाल आपसे एक पूछ रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या जेपी नड्डा के बयान से सीएए पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो गया? आप भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो फोन नंबर्स लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप मिस्ड कॉल देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। इसके नतीजे हम कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। तौसीफ खान, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए कानून नहीं है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को इससे परेशानी क्या है? नहीं, कानून तो है, वरना सुप्रीम कोर्ट तो केस को एडमिट ही नहीं करती, नोटिस ही नहीं इशू करती, सरकार से जवाब ही नहीं मांगती। सारा ज्ञान बीजेपी वालों के पास है और जितने गैर बीजेपी वाले हैं उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसे तो नहीं चलता है देश, ये तो डेमोक्रेसी है ना, सारे लोगों की बात सुनी जाएगी। असली मुद्दा क्या है? सीए जो है ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में मदद करता है बीजेपी के लिए। क्यों उनको सीए का मदद चाहिए? सीए का मदद बीजेपी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो कोरोना से लड़ने में हार चुकी है। हमारा जीडीपी का हाल ऐसा देखिए कि बांग्लादेश जैसा मुल्क हमसे जीडीपी पर कैपिटा में आगे हो गया है। हमारे जो देश के किसान हैं उनका मौत का आंकड़ा देखिए। हमारे जो प्रवासी मजदूर है, कोरोना के हाल में क्या हाल, कोरोना के वक्त में क्या हाल हुआ था हमारे प्रवासी मजदूरों का। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो बोलती है हमारे पास आंकड़ा नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ दावा करती है कि हम सीआरएनआरसी कराएंगे, आंकड़ा करवाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बीजेपी है, सीधी मामला ये है कि लोगों के अभी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, ये किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे? एक सेंटीमेंट को लेकर के मुद्दे लड़ेंगे, रियल इश्यूज पे मुद्दे नहीं लड़ेंगे। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है आज? देश का जो जवान, जो हमारा यूथ फोर्स है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट में है? हमारा देश का जीडीपी कहाँ है आज? हमारा इकोनॉमिक फेलियर क्या है, कहाँ पहुंच गया है? मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि भारत के मुसलमान को इससे क्या दिक्कत है, आपने वो नहीं बताया। आप बेरोजगारी पे, आप जीडीपी पर, आप कोरोना पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप लड़ें, कोई आपत्ति नहीं। हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे होते हैं। उनके लिए कोरोना के काल में भी अगर सीएए एजेंडा है, उनके अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं कि कोरोना खत्म होते ही हम सीएए के ऊपर वापस काम शुरू करेंगे, तो उन्होंने अपनी लाइन तय की है, आप भी तय कीजिए। लेकिन ये तो बताइए लोगों को कि भाई भारत के मुसलमान के लिए सीएए में क्या नुकसान है? देखिए, सीएए में नुकसान है या नहीं है, ये हम लोग बहुत लंबा बहस कर चुके हैं। अरे सर, मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे, 6 महीने के बाद ये चर्चा शुरू हुई है वापस, तो जो लोग आपको आज देख रहे हैं वापस, वो भूल गए 6 महीने में, उनको बता दीजिए भारत के मुसलमान को नागरिकता संशोधन कानून से क्या नुकसान है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट करता है धर्म के नाम पे, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के अलाउ नहीं करता कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता देंगे किसी को, और उसमें स्पेसिफिकली एक धर्म के लोगों को आप अलग रख दीजिएगा। बस अब वापस से यही डिबेट उठाना है, वापस से उनको मुद्दा चाहिए। अगर संसद कानून पास कर रही है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है। एक सेकंड, अगर संसद कानून पास कर रही है, अगर संसद में वो कानून पास होने के बाद, कानून की शक्ल ले रहा है बिल पास होने के बाद, तो फिर आप उसे असंवैधानिक क्या क्या अगर उखाड़ना चाहते हैं तो फिर तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आएंगी जिनको असंवैधानिक क्या क्या उखाड़ा जा रहा है या उखाड़ा जाता है, तो आप विरोध करते हैं। संसद का आप दुहाई देते हैं, संसद में 30% से ज्यादा लोग तो क्रिमिनल बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास में, तो इसका मतलब तो आप संसद में भी नहीं मानते, फिर तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर आप संसद में भी नहीं मानते। इसका मतलब तो सारे फैसले, कानून शाहीन बाग की सड़क पे बन जाने चाहिए, जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कह दिया, गलत कह दिया था। फिर कानून चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट ही मानते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट की बात पे आ रहा हूं मैं। तौसीफ खान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहीन बाग में तरीका गलत था, जिसकी पैरवी आप यहां बैठकर 4 महीने करते रहे। आज मानते हैं कि गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो गलत था।
मानते हैं उसको कि गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि सरकार, अरे ये भी बोला है, मत बताइए, ये बताइए कि गलत मानते हैं कि नहीं। अगर कोर्ट ने कहा गलत था तो आप मानते हैं गलत था? प्रोटेस्ट, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट सबसे ऊपर है, जगह दे। आपने कहा कोर्ट सबसे ऊपर है, आप मानते हैं कोर्ट ने कहा गलत था, तो आप स्वीकार कर रहे हैं गलत था? गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तो आसिफ खान, मैं आपसे ए पूछता हूं तो आप कहते हैं नहीं मैं तो सी पे बोलूंगा। मैं आपसे सी पूछता हूं तो आप कहते हैं नहीं मुझे बी पे बोलना है। मैं बी पूछता हूं तो आप कहते हैं नहीं मेरा तो ए रह गया। तो आसिफ खान, इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लगता है सर, इससे ये पता लगता है कि आप भी केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आप देश के मुसलमान को ये तो बता नहीं पा रहे कि उसका नुकसान क्या है इसके अंदर। गौरव भाटिया, अब बोलिए, आप बहुत देर से बेचैन हैं बोलने के लिए। उसके बाद सुशील पंडित मुस्कुरा रहे थे, उनके पास चलेंगे, और तस्लीम अहमद रहमानी के पास। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, हम लोगों ने रोहित जी सुना था कि कुछ लोग जब चर्चा करते हैं तो गोल पोस्ट बदल देते हैं। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि गोल पोस्ट के साथ दौड़ रहे हैं ये। आप एक प्रश्न पूछेंगे तो कोविड पे चले जाएंगे, कोविड पे कुछ कहेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट पे आ गए। इनको चुप करा दीजिए, इनको चुप कराइए। पहले तो देखिए, थोड़ी सी सभ्यता बहुत जरूरी है। हमें पता है आप चमड़ी उधेड़ देते हैं, हमें रोहित जी ये चमड़ी उधेड़ देंगे, हमारी जय श्री राम बोलेंगे तो हमें पता है, लेकिन ये अपनी बारी में बोले। मैं तो इनके बीच में नहीं बोला था, ये तो वकील हैं पेशे से, इनको तो पता है कि कैसे बहस की जाती है। सुनिए आप मेरी। हाँ बिल्कुल जानते हैं कि राफेल के बारे में गवर्नमेंट ने कहा कि फाइल चोरी हो गया। तौसीफ साहब, रोहित जी देखिए क्या राफेल भी अब लाएंगे, तब आप नहीं बोल रहे थे, जो पूछ रहा था वो ना छोड़ के अपनी मर्जी से बोल रहे थे। अब दूसरे आदमी जवाब दे रहे हैं तो तब भी आपको लगता है कि आप ही को बोलना है। ऐसा मत कीजिए, अभी 3 वक्ता तो बोल भी नहीं पाए ना, बारी बारी से आ सकता हूं सबके पास, वापस आऊंगा, तब के लिए अपने पॉइंट्स तैयार रखिए आप। गौरव भाटिया पूरा कीजिए बात को, फिर तस्लीम रहमानी, रतन शारदा और सुशील पंडित। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले क्यों पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बात उठाई, मैं बताता हूं। क्योंकि जो साउथ बंगाल है, दक्षिण बंगाल, वहां पे सबसे ज्यादा घुसपैठ है। वहां रोहिंग्या का मसला भी उठा था। रोहिंग्या जो इनके लिए भाई हैं लेकिन कश्मीरी पंडित नहीं है, और इसीलिए ये बात उठाई गई और हम प्रतिबद्ध हैं कि सीए लागू हो। झूठ कैसे बोला? सर्वोच्च न्यायालय ने सीए का कानून कभी स्टे नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहीन बाग में कहा कि जो बाकी नागरिकों को दिक्कत हुई वो गलत है। डेजिग्नेटेड साइट्स, पहले से जो निर्धारित स्थान है वहीं प्रदर्शन होगा, वो ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बता पाए कि भारतीय मुसलमानों का कौन सा हक छीना जा रहा है, जब ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है। और लास्ट में कहूंगा, ये कैसी ममता बनर्जी है, जिनकी ममता अपने देश के लिए ही नहीं है। कहती है कि यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह करा दो सीए और एनआरसी पे। आप बताइए रोहित जी, हमारी संप्रभुता का क्या? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत से बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, और उसके खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही है। यूएन से जनमत संग्रह करा दो, ये वक्तव्य है उनका। ओके, तस्लीम अहमद रहमानी और सुशील पंडित और रतन शारदा, एक एक करके आपके पास आना। तस्लीम रहमानी, भारत के मुसलमान को सीएए से क्या नुकसान है? देखिए, 3 बातें हैं। अभी कुछ बातें इन्होंने कहा, जो गौरव भाटिया जी ने कहा, मुझे उनकी भी एक बात का जवाब देना है। सीए का मुद्दा अभी ये पूरे तौर पर पॉलिटिकल है। सबसे पहले सीए का मुद्दा आया था असम में 2016 में असेंबली इलेक्शन से पहले, जिस पर वहां पर बंगाली स्पीकिंग लोगों का, नॉन मुस्लिम्स का वोट लेकर बीजेपी ने सरकार बनाई। इसको भूलना नहीं चाहिए। उस वक्त एक गजट नोटिफिकेशन था, पार्लियामेंट में नहीं लाया, वादा किया गया था पार्लियामेंट में लाएंगे, और फिर पार्लियामेंट में लाए, पास कराए। सबसे पहला मूवमेंट असम से उठा सीए के खिलाफ, पूरे भारत से नहीं उठा। और उसके लिए आपको भी याद होगा, मीडिया एडवाइजरी आई थी कि असम में जो वायलेंट मूवमेंट सीए के खिलाफ हो रहा था उसे टेलीविजन पे न दिखाया जाए। ये एडवाइजरी जारी हुई थी, मुझे याद है अच्छे से। उसके बाद आप कहते हैं कि वो ये कह रही है ममता बनर्जी कि गृह युद्ध हो जाएगा। अरे भाई, वही त्रिपुरा है बराबर में बंगाल के, वहां पे गवर्नर साहब तथागत राय जी ने कहा कि हिंदू राज बनाने के लिए तो पहले बोली है, गवर्नर साहब पे चले जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एक करके बोलते हैं ना। अरे भाई साहब, आपको तकलीफ हो रही है। पहले सवाल का जवाब तो देने दीजिए उनको, दूसरा फिर पूछ लीजिएगा। तो तथागत राय जी ने कहा था, अभी तो पहले का नहीं मिला। तथागत राय जी ने उस वक्त कहा कि हिंदू राज बनाने के लिए गृह युद्ध की जरूरत है, तब कोई जवाब नहीं दिया। अब आप आइए कि मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है। इधर उधर मत घुमाइए, मेरी आपसे विनती।
मेरा अरे आपसे रोहित को एंकर निवेदन, करने दीजिए ना, मैं आपसे आप रिक्वेस्ट रोहित को कर एंकर रहा हूं। गौरव करने जी, दीजिए। गौरव जी, गौरव रोहित को आने के एंकर बाद करने आप दीजिए लोग ना, बहुत आप सा खराब आत्मा लगता है ना कर रहे सर, जब आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको खराब लगता है ना, मैं- तो अरे उनके ये बीच में सवाल आप मत तो बोलिए। पूछे ना, उनसे मैं नहीं गौरव बोलता जी, हूं, लोगों चलिए। को सुनने तो दीजिए, लोगों को पता तो चले कि आखिर किस आधार पे उनका विरोध है। ये मुसलमानों के खिलाफ इसलिए है कि ये अकेले सीए का मसला नहीं है। हमने हमेशा ये मेंटेन किया है कि ये एक पैकेज है, सीएए, एनपीआर और एनआरसी, तीनों को मिला के। एनआरसी का जो हशर हुआ असम में सबको पता है, अभी तक क्या चीचा लेदर बची है 2012 से लेके अब तक। आप सीए की बुनियाद पे एनआरसी भी करना चाहते हैं, ये साजिश आप कर रहे हैं। और जो आप ये कह रहे हैं रूल्स, अरे साहब दिसंबर में होके 25 मार्च को कोविड का मसला शुरू हुआ है, आप 3 महीने में रूल्स नहीं बना पाए, 4 महीने आपके टाइम था, रूल्स नहीं बने आपसे, और आज आप सारे कानून दुनिया भर के पास कर रहे हैं। पार्लियामेंट भी काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी भी काम कर रही है, सब लोग अपने ऑफिस में कोविड के बावजूद जा रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं। तो अगर आपको अगर नियम नहीं बने हैं तो तस्लीम साहब आप खुश हैं कि दुखी हैं इस बात से? आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो विरोध में थे। मैं ना खुश हूं ना दुखी हूं, बल्कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप एक नेशनल इशू को पॉलिटिकल मिल्किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप जो वहां शाहीन बाग में करा रहे थे वो मिल्किंग नहीं कर रहे थे क्या? वो जो दिल्ली में दंगा हुआ वो मिल्किंग नहीं कराई क्या? मिल्किंग जिसने की। अच्छा, अब मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं। आप बार बार कहते हैं 149 वोट पाए, आपको याद है शाहीन बाग के मामले में अमित शाह जी ने क्या कहा था? इतनी जोर से बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे। तो करंट आपको लग गया तो इसमें अमित शाह क्या करे? अगर आपको जनता ने 150 वोट दिए, इसके बावजूद शाहीन बाग के लोगों ने आपको अपने नेता होने लायक नहीं माना सर, उस इलाके के लोगों ने, तो ये दूसरी पार्टी की गलती है आपकी? नहीं, शाहीन बाग के लोगों ने इस बयान के रिएक्शन में इतनी जोर से बटन तो आपको क्यों नहीं दे दिया सर? कि करंट बीजेपी के आपका बटन क्यों नहीं दबा दिया, ये तो बताइए। नहीं, मेरा इसीलिए नहीं दबाया ना कि सबको नजरअंदाज। आज तो मैंने छेड़ा भी नहीं कि आपको 150 वोट मिले थे, आपने खुद ही छेड़ दिया कि मुझे 150 वोट मिले थे केवल। अरे मुझे आज जवाब देना था इसका। ठीक, आज अमित शाह को सबक सिखाना था और सिखाया। क्या किया दिल्ली में आपने? इतनी जोर जोर से बटन दबवा के आपको कितनी सीटें मिल गई? हमारे 149 वोट। इससे आप खुश हैं कि दुखी हैं? अपने इससे आप खुश हैं कि दुखी हैं? हम दुखी हैं, हम दुखी हैं। अच्छा, दुखी हैं कि बीजेपी हार गई पॉलिटिक्स से जोड़ते, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिल्ली में बीजेपी हार गई, इससे आप दुखी हैं क्या इस बात से? इसलिए नहीं, इसलिए कि आप देश के मुद्दों को अपनी तुच्छ राजनीति के साथ जोड़ के इलेक्शन में उसको एनकैश करना चाहते हैं। ठीक है, सुशील पंडित जो आज भी कर रहे हैं आप। सुशील पंडित वो कह रहे हैं कि एनआरसी का मुद्दा, सीएए का मुद्दा, एनपीआर का मुद्दा सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए खतरनाक है। क्या आपको ऐसा लगता है सुशील पंडित? फिर रतन शारदा आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी, उर्दू में एक शेर है, किसी आने वाले तूफान का बहाना लेकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डुबोना चाहा। अभी एनआरसी कहीं आया नहीं है, कहीं शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए कुछ रूल्स नहीं बने हैं, कोई घोषणा नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि सीए इसलिए खराब है क्योंकि इसके बाद एनआरसी आएगा। असम को कोट किया है सुशील पंडित जी, प्लीज। असम के और होम मिनिस्टर साहब, लेकिन वहां पर जो एनआरसी, आपका धरना शाहीन बाग में था। अब आप मुझे बोल लेने दीजिए हुजूर, बोल लेने दीजिए। आपका धरना शाहीन बाग में था, गुवाहाटी में नहीं था, बारपेटा में नहीं था, और वो धरना सीएए के खिलाफ था, एनआरसी के खिलाफ नहीं था। दोनों के खिलाफ था, सीएए दोनों के ऊपर चिल्ला रहे थे, पूरे पैकेज के खिलाफ। सीएए देखिए, सुनिए, एनआरसी तो आया ही नहीं था। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि नागरिकता धर्म या मजहब के आधार पर दी जा रही है। नागरिकता धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर दी जा रही है, मजहबी तासुबियत के आधार पर दी जा रही है, जिसकी वजह से नस्ल कुशी हुई है गैर मुसलमानों की पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में। इन 3 मुल्कों में हिंदुओं की नस्ल कुशी के कारण पंडित जी सीएए कोई जिक्र नहीं है। आप मुझे बोल लेने दीजिए तस्लीम जी, एक्ट में आप कोई अपने जिक्र नहीं है। 150 से कम वोट गिनिए, मुझे गलत तब तक बोल लेने दीजिए। आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मुझे बोल लेने दीजिए। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का एक मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं।
रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का लफ्ज दिखा दीजिए। तो यहाँ पर जो रेफ्यूजीज आए हैं उन्हीं के लिए है ना। वो रेफ्यूजीज किस लिए आए हैं? वो रेफ्यूजीज यहाँ सैर सपाटे के लिए आए हैं क्या? वो रेफ्यूजीज यहाँ सैर सपाटे के लिए आए हैं? और ये जो आप कश्मीर की बात करते हैं, वो ये भी झूठ है। रेफ्यूजीज सैर सपाटे के लिए भारत आए हैं क्या? प्रोपेगेंडा लेके 1990 वो लोग अपने घरों से उखड़कर भारत क्यों आए हैं शरण लेने? वो भारत की नागरिकता क्यों लेंगे? वो अपनी जमीन, घर, मकान, काम धंधे छोड़कर क्यों आएंगे भारत शरण लेने? वो उन्हीं रेफ्यूजीज के लिए है, उन्हीं शरणार्थियों के लिए है। और वो शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, इस भारत में शरण लिए हुए हैं, उनकी नस्ल कुशी वजह से हुए हैं। इनको कोई झूठ बोलने से रोके। वहां बच्चियों का अपहरण हो रहा है, ये आंख पे पट्टी बांधे बैठे हैं। काबुल का गुरुद्वारा बम से उड़ा दिया गया, इनके कान बहरे हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये तो ये भी कहेंगे, कि जो ट्विन टावर उड़ाए गए वो यहूदियों की साजिश थी। मैं आपको तस्लीम रहमानी तो कहेंगे कि अलकायदा पैदा ही नहीं हुआ। तस्लीम रहमानी कहेंगे कि तालिबान जो हैं वो तबलीगियों के चचेरे भाई हैं। मैं तैयार हूं छोड़िए साहब, आपके झूठ की इंतहा हो गई है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में नस्लकुशी नहीं हुई हिंदुओं की। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? इसी मक्कारी की वजह से, इसी धोखाधड़ी की वजह से, इसी झूठ की वजह से, इसी मक्कारी की वजह से यहाँ आज एक हालत पैदा हो गई है कि आप सच बोल के राजी नहीं है। ठीक है, झूठ कौन बोल रहा है? झूठ सरकार बोल रही है। खुदारा खौफ कीजिए खुदा से अपने। ठीक सर, मुंह दिखाना है आपको उन्हें। ओके, जितना झूठ भी मत बोलिए कि मुंह दिखाने लायक। सुशील पंडित इसी पॉइंट पे आते हैं, इसी पॉइंट पे आते हैं। ब्रेक के बाद इसी पॉइंट पे आते हैं। रतन शारदा से शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद। झूठ सरकार बोल रही है या फिर झूठ विरोध करने वाले बोल रहे हैं? और अचानक कोरोना के दौर में बंगाल के प्रचार के दौरान या बंगाल के कार्यक्रम के दौरान सीएए का वापस जिक्र आना या बिहार में जिक्र आना, क्या यह इशारा नहीं करता कि राजनीतिक तौर पर भी इसका लाभ उठाने की कोशिश है? कोरोना जाएगा तो क्या सीएए आएगा? जेपी नड्डा के इस बयान पर हंगामा मचा है। हमारे साथ हैं रतन शारदा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, गौरव भाटिया बीजेपी से, तस्लीम अहमद रहमानी एसडीपीआई से, सुशील पंडित रूट सिंह कश्मीर से जुड़े। रतन शारदा जी, ब्रेक के पहले आपने सबकी बात सुनी। क्या एन बिहार के मौके पर, चुनाव आने के मौके पर, या बंगाल में चुनाव की तैयारी के दौरान यह बयान देना यह नहीं दिखाता कि बीजेपी सीएए का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? पहली बात तो ये प्रश्न बीजेपी को पूछना चाहिए, आपने पूछा, उन्होंने जवाब दिया। जहां तक सवाल कभी भी उठाए जा सकते हैं, अगर एक झूठ के ऊपर सारा सीए का एजिटेशन खड़ा किया जा सकता है जिसके अंदर किसी भारतीय मुसलमान का बाल भी बांका नहीं होता, तो उसके ऊपर से अगर और कोई कुछ कहता है तो आप किसी को उसके ऊपर आंख उठाने की जरूरत नहीं है। सेक्युलरिज्म के नाम पे अल्पसंख्यकवाद पे घृणा की राजनीति, ये भारत का एक स्टैंडर्ड बन गया है। बंगाल के अंदर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने, जिन्होंने 30 साल राज किया था कम्युनिस्टों ने, उन्होंने पहली बार जब प्रश्न उठाया कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, बॉर्डर के ऊपर मुस्लिम डोमिनेशन 11 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है, उसके बाद इलेक्शन हार गए। तो राजनीति बंगाल की ऐसी राजनीति है। जहां तक संविधान की दुहाई दे रहे लोग हैं, अगर आपको सारे फैसले सड़क पे करने हैं तो संविधान, चुनाव होने क्या चाहिए, चुनाव की आवश्यकता नहीं। अगर पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है उसका आपको मंजूरी नहीं है तो पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है। तो अगर लोगों के चुने हुए राजनीति जो लोग हैं वो अगर वे कानून बनाते हैं तो उसके लिए आपको क्यों पीड़ा होती है? जहां तक सीए का सवाल है, इनका शॉर्ट में मतलब ये है कि जो रेप हुआ उसको वही अधिकार क्यों है, वो रेपिस्ट को भी अधिकार होने चाहिए। जो शिकार हुआ, जो उसको अधिकार दिए जा रहे हैं, शिकारी को भी वही अधिकार होने चाहिए। वहां पर अगर धर्म के नाम पे, मुस्लिम राष्ट्र के अंदर धर्म के नाम पर उत्पीड़न होता है, धर्म के नाम पर उनको तंग किया जाता है, वो पाकिस्तान छोड़ के जाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो उसके बारे में उनको शरण देने का काम भारत क्यों ना करे? 1955 का लियाकत नेहरू पैक्ट था जिसके अंतर्गत ये हुआ। और जहां तक विशेषाधिकार की बातें कर रहे हैं माइनॉरिटी वाले लोग, मुझे बताइए विशेषाधिकार जो स्पेशली माइनॉरिटी को आर्टिकल 15 से 30 तक ये है, उनको हटा लीजिए, उनको वापस ले लीजिए। वक्फ को स्पेशल जो सपोर्ट मिला वापस ले लीजिए, और जो आरटी के अंदर अमेंडमेंट है जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्पेशल छूट है वो भी वापस ले लिए। तो बंद एक तरफा सेक्युलरिज्म, एक तरफा संविधान की बराबरी, और संविधान की बराबरी नागरिकों के लिए, संविधान की बराबरी बाहर से आने वाले लोगों के लिए नहीं है।
ये कानून बाहर से आने वाले लोगों के लिए है, प्रताड़ित लोगों के लिए है, ये भारत के मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए नहीं है। लेकिन किसी ने भी आज तक इसका जवाब दिया नहीं। आपने तस्लीम रहमानी को भी सुना? अरे शंका के ऊपर देश को जला दोगे क्या आप? आपने तस्लीम रहमानी को भी सुना? रोहिंग्या के लिए उनका कहना है मसला केवल सीएए से नहीं है। रोहिंग्या के लिए इनका दिल दुखता है, लेकिन हिंदू सिख बौद्ध जो मर खप के आ रहे हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, उनके लिए इनका दिल नहीं पसीजता। उनके ऊपर जो कानून हो गया वो कानून उनको भगाने वालों के लिए होने चाहिए। अरे भैया, जिनको भारत से अलग रहना था, धर्म के नाम पे बनाना था देश, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया था। यहाँ जो रह रहे हैं वो यहाँ सुरक्षित है, आबाद है। वहां पर शिया सुन्नी एक दूसरे को मारते हैं, भारत में नहीं मारते। तो ये इस तरह के झूठे घृणा की राजनीति को छोड़ें आप, और जो आपको सही कल्याण करना है उसका कल्याण करें। बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम होने के बावजूद 30 साल में बंगाल में मुस्लिम सबसे पिछड़ा हुआ है। कौन दोषी है? सरकार, कम्युनिस्ट सरकार। मुझे बताइए, केवल 18% लोग पास होते हैं एसएससी के अंदर, 54% पास होते हैं SC ST के। अगर उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं, उनकी आर्थिक उन्नति में कोई रुचि नहीं है, तो यहाँ सारे जो बैठे लोग सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, उनके लिए उन्होंने पिछले 70 साल में कांग्रेस में क्या किया, इसका मुझे रतन शारदा जी, उन्होंने एक सवाल उठाया कि CAA अकेला CAA नहीं है, ये CAA प्लस NRC और NPR भी है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। जब NCR और NPR आएगा तब की बात होगी। दूसरी बात, अगर आ भी रहा है, कौन सा देश है दुनिया में? तौसीफ साहब, आपको रहने दीजिए, आपको ये तो याद नहीं था, विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं है हमारा देश को धर्मशाला। रहमानी साहब जवाब सुन लीजिए, उसके बाद ऐसा लगता है सारी दुनिया में अगर NPR है तो हमारा उसका विरोध क्या? आप उसके किसी क्लॉज के ऊपर, कंडीशन के ऊपर हमारे देश में क्रोनोलॉजी होना ही, एक सेकंड चलिए, क्रोनोलॉजी पर आते हैं, ठीक है? ओके रतन शारदा जी, एक सेकंड, क्रोनोलॉजी का मामला आ गया है तो गौरव भाटिया को जवाब देना चाहिए। सुशील पंडित भी बोलना चाहते हैं, उसके पहले गौरव जवाब देंगे। गौरव, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री ने तो क्रोनोलॉजी बताई थी, पहले CAA आएगा, फिर NRC आएगा, फिर NPR आएगा, NPR फिर NRC, उसको लेके उनका कहना है कि भाई उन्होंने खुद बताया था, हमने कहां जोड़ा। बोले गौरव भाटिया। देखिए, आपके चैनल पे कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे मिल्की की जाती है झूठ की, मिल्की। ये कह रहे थे परसिक्यूशन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। मेरे हाथ में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजंस है, जो बिल आया था उसमें परसिक्यूशन है। ये कैमरे में मैंने कहा टेक्स्ट में दिखाइए, बिल के टेक्स्ट में ये कहा था मैंने। इनको चुप कराइए, मैंने कहा था देखिए ऐसे रोहित जी, फिर अब आप बोलेंगे, बीच में बोलते हैं। जब मैं इनका विकेट उखाड़ूंगा तो ये बीच में दर्द के साथ आ जाएगा। रहमानी साहब, अच्छा ये सुशील पंडित के बीच में बोले, वो करेक्ट किया मैंने। एक सेकंड, रहमानी साहब, सुशील पंडित के बीच में आप लगातार बोलते रहे, रतन शारदा के बीच में आप लगातार बोलते रहे, गौरव भाटिया के बीच में भी आप बोलना चाहते हैं। आप खुद बोलते तो आप चाहते हैं कोई और बीच में ना बोले। रहमानी साहब, अगर आप ऐसा ही करेंगे डिबेट में तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि आप असल में आपका आंदोलन भी माईवे और हाईवे के लिए कि भाई या तो मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो कोई संसद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, जो हम बोलेंगे हमारी भीड़ बोलेगी वही होगा, नहीं तो आग लगा देंगे जैसे बंगलुरु में लगा दी थी। NRC के खिलाफ भी बीजेपी गई, असम में IMDT के खिलाफ भी बीजेपी। तो राजनीतिक तौर पर सवाल पूछने से कोई रोक थोड़ी रहा है आपको, लेकिन एक एक करके पूछ लीजिए ना, दूसरे को सुनिए तो सही। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, आपने क्रोनोलॉजी का सवाल उठाया, वो क्रोनोलॉजी पे जवाब दे रहे हैं, अब उनका जवाब तो सुनना पड़ेगा ना आपको। नहीं दे रहे हैं, वो मेरे स्टेटमेंट को गलत करके बता रहे हैं। आप भी तो यही करते हैं, आप भी तो यही करते हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, जवाब समझाइए। क्रोनोलॉजी पे बताता हूँ, हाँ समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। देखिए, CAA के संशोधन से किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही। ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। और इस पे तो कोई डिबेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं दे पाए। अब आते हैं NRC पे। NRC इनको पता नहीं है। NRC पहली बात नोटिफाई हुआ क्या, ये तो देश के गृह मंत्री ने भी बोला कि अभी नोटिफाई हुआ नहीं है। तो जब नोटिफाई हुआ नहीं है तो आपको क्यों परेशानी है? तीसरी बात, इन्होंने असम में जो NRC हुई रोहित जी, उसका विरोध किया। क्या NRC की जो प्रक्रिया थी वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत नहीं हो रही थी? मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी ये ना देखे कि घुसपैठिए अंदर आ रहे तो उनको बाहर निकाला जाए। और हम पुनः कहेंगे, आपने तो उस NRC को भी कह दिया दोबारा होगी, असम की NRC भी दोबारा होगी, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग के बावजूद आपको वो पसंद नहीं आई। NRC तो वो भी पसंद नहीं आई। किस एक्ट में और कौन सा प्रावधान है? असम में भी दोबारा होगी NRC। नहीं, आप बताइए, मेरा सवाल है, NRC विरोध है, NRC किस कानून में है बताइए, बोलिए।
किस कानून में है? बताइए मुझे और प्रावधान बताइए। ये तो ऑर्डिनेंस था गोगोई साहब का असम में 2012 का, उसके तहत उन्होंने कराई थी। आज आप भारत में कानून लेके आना चाहते हैं। इनको मुझे बताइए और चर्चा करना है। वजीर दाखिला ने कहा था या नहीं कहा था कि पार्लियामेंट में कानून लाएंगे? रोहित जी देखिए कैसे पैकेज है कराइए रोहित जी, तब मैं मिनिस्टर ने कहा था सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी, आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा ना, जवाब सुन लीजिए। ये नहीं दे रहे, आप बताइए होम मिनिस्टर ने कहा था या नहीं कहा? अरे भाई बोल तो दिया, उसके बाद जवाब तो दे रहे हैं कि एनआरसी का नोटिफिकेशन तो दिखा दीजिए, कहाँ है? ये भी तो उसी वजीर ने कहा था जिसको आप वजीर दाखिला कहते हैं। गृह मंत्री कहने में शर्म आ जाती है आपको। तस्लीम रहमानी, मुझे ये बताइए, अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है तो आपको ये क्यों नहीं याद है गृह मंत्री ने कहा कि भाई नहीं हुआ नोटिफिकेशन अभी तक और नहीं कर रहे हैं फिलहाल? ये भी तो नहीं कहा ना किसी ने कि नोटिफिकेशन हो गया होता तो आ गया होता है और नोटिफिकेशन। अरे वो तो पूरा देश खड़ा हो गया तो इनको तो खुश रहिए ना। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जीत गए, कि संसद हार गई, आप जीत गए, आपको तो खुश होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्यों? अगर संसद हार गई और आपकी सड़क जीत गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या देख रहे हैं? अच्छा रोहित जी, ये आप ऐसे लोगों का फेडर डाउन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, फेडर ऐसे लोगों का फेडर क्यों नहीं डाउन हो सकता? नहीं, ये बताना पड़ता है लोगों को कि कौन लोकतांत्रिक बहस में यकीन रखता है और कौन नहीं रखता, कौन हंगामा करके हल्ला करके देश की संसद को सुपरसीड करना चाहता है और कौन सही मायने में सही तरीके से बहस करके तय करना चाहता है क्या सही है क्या गलत है देश के लिए। सही बहस की है, लेकिन आपकी बात पूरी तस्लीम रहमानी, अगर ये सही बहस है तो माफ कीजिए सर, माफ कीजिए, अगर ये सही बहस है तो फिर बहस बंद कर देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर चिल्ला चिल्ली कीजिए बैठ के, आप रैली बुला लीजिए और भाषण दीजिए बस। मेरे को पैनलिस्ट मेरे ही स्टेटमेंट को मेरे सामने को पैनलिस्ट अगर आपके स्टेटमेंट को गलत बता रहे हैं, आप भी तो उन्हीं के स्टेटमेंट्स को गलत बता रहे हैं, वो भी तो आपको पलट के जवाब देंगे या आप जवाब देंगे और कुछ बोलेंगे और समझेंगे कि सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे। वो तो इधर उधर। तस्लीम रहमानी, मैंने आपसे पूछा, मैंने शुरू से एकमात्र सवाल पूछा है। चलिए ठीक है, आप आवाज बंद कर रहे हैं, ठीक है आवाज बंद कर रहे हैं, यही बेहतर है, उसी से लोग समझ पाते हैं मुझे लगता है। आ जाऊं गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए। सुशील पंडित वेट कर रहे हैं, तौसीफ खान वेट कर रहे हैं, बोलिए प्लीज। देखिए रोहित जी, मैंने एक सवाल पूछा इनसे, मैंने कहा किस कानून में आता है, ये भी नहीं बता पाए, ये सिटीजनशिप एक्ट में आता है। मैंने प्रावधान पूछा, कह रहे ऑर्डिनेंस से आया था, ये सेक्शन 14A है, पढ़िएगा। और उसमें क्या है, ये कांग्रेस के समय में एनआरसी के लागू होने के लिए आया, बिना पढ़े लिखे बहस में आते हैं, इनकी कुर्सी में छेद हो गया होगा, इतनी कंपन है, इतना डरे हैं। दूसरी बात, आपने कहा राजनीतिक लाभ, मैं बताऊंगा, जब मैनिफेस्टो में हमने वादा किया अनुच्छेद 370 CAA, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, हम पूरा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं जनता में जाके बोलेंगे कि ये वो सरकार है जो पूरे करती है अपने वादे? इसमें किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? सुशील पंडित बोलिए फटाफट से अपनी बात, फिर तौसीफ खान आपके पास। रोहित जी, ये देश अपने नागरिकों का रजिस्टर क्यों ना बनाए? क्यों ऐसे लोगों की गीदड़ भभकी में आ जाए जो इस फलसफे में विश्वास रखते हैं कि काफिले आते गए, कारवां बनता गया? ये मुल्क धर्मशाला नहीं है, इसका रजिस्टर बनना चाहिए और इसके ऊपर सरकार एक कदम आगे और दो कदम पीछे जाए, ये भी वाजिब नहीं है, ये भी वाजिब नहीं है। इस तरह नहीं चलेगा कि चुनाव के वक्त एनआरसी याद आए। हमारी सरकार को इस पे डटे रहना पड़ेगा, कभी हां और कभी ना, इस देश की इच्छा शक्ति को कमजोर करती है। बिल्कुल बताया जाएगा, जिस तरह आपको बताया जाता है कि सच्चाई क्या है और आपका झूठ कैसा है, इसी तरह सरकार को भी सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा कि देश हित के मामले पर कोई कोताही नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली, हम आपके साथ हैं। ठीक, तौसीफ खान फटाफट से लास्ट कमेंट छोटा सा। देखिए, आपको लगता है बंगाल का चुनाव अब इसी पे होगा, सीए या एनआरसी पर, या जिस पे आप चाह रहे हैं? नहीं, अगर बंगाल का चुनाव भले ही बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा या अपना नैरेटिव चला सकती है सीए पे, लेकिन बंगाल की जनता तो इस बात को समझती है और इसलिए इसका विरोध कर रही है। ये विरोध कोई नया नहीं है। आसाम में इन्होंने एनआरसी किया, उसका उन्हें मुंह का खाना पड़ा, इसलिए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सीएए लेकर के आए। सीएए में फिर से जिक्र है इस बात का कि नेशनल रजिस्टर बनाया जाएगा और नेशनल रजिस्टर में नेशनल इंडियन सिटीजन का कार्ड इशू किया जाएगा और उसमें किस बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाएगा, ये सारा डिटेल उसमें है।
अब ये बात आकर के टीवी पे झुठला सकते हैं, लेकिन कोर्ट में इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता, और ये जनता इस बात को समझ चुकी है। हाँ, बंगाल के जो चुनाव होगा, हम तो सवाल उठाएंगे कि आप देश के जीडीपी को कहां लेकर के गए, आपने कोरोना में क्या हाल कर दिया, यहाँ पे चमड़ी उधेड़ देंगे। जय श्री राम। देश के किसान के साथ आपने क्या किया, देश के प्रवासी मजदूर के साथ आपने क्या किया, ये सवाल तो हम उठाएंगे, और इस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब से भटकाने के लिए आप ये का बात करेंगे, लेकिन जनता आपकी इन चालाकियों को समझेगी और आपको इसका जवाब मिलेगा। आप कितना दूध देते हो तुम? बीजेपी के कितना दूध देते हो बताओ ना। गाय हो ना तुम लोग तो दूध देने वाली। कितना दूध दिया है भैया? चलिए सर, पनीर अगर बहस इस दिशा में चली जाए तो बेहतर है उससे खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या जेपी नड्डा के बयान से सीएए पर राजनीति का राउंड 2 शुरू हो जाए? दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या जेपी नड्डा सीएए पर राजनीति का राउंड 2 शुरू कर रहे हैं? जो जवाब आपके हमें मिले 68%, 68% लोगों ने कहा हां, जबकि 32% लोगों को ऐसा नहीं लगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा बिहार से। देखते रहिए आज तक। इस ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।